रूपकुंड। ये नाम सुनकर ही लगता है कि इसमें कोई राज छुपा है। ये एक झील है, पर कोई ऐसी वैसी झील नहीं। ये पानी का कुंड इंडियन हिमालय की ऊंचाइयों में बसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई की। यहाँ हवा पतली है, आसपास का नजारा एकदम वीरान, बेरहम, पर इतना खूबसूरत कि सांसें थम जाएं। सदियों तक ये दूर दराज की ग्लेशियर वाली झील दुनिया की नजरों से ओझल रही, उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच छिपे एक मोती की तरह। इसके होने का राज बहुत छुपाकर रखा गया था, जिसे सिर्फ वहां के चरवाहे और कुछ हिम्मत वाले तीर्थयात्री ही जानते थे, जो उन पुराने पहाड़ी रास्तों पर चलने की हिम्मत करते थे। उनके कदमों की आहट में उनके पुरखों की आवाजें गूंजती थीं। रूपकुंड तक का सफर अपने आप में एक एडवेंचर है। ये एक तरह की तीर्थयात्रा है, उनके लिए भी जो ज्यादा धार्मिक नहीं है। कई दिनों तक ट्रेक करना पड़ता है, बुरांश और ओक के घने जंगलों से गुजरते हुए। फिर रास्ता पेड़ पौधों की हद से ऊपर चढ़ता है, बड़े बड़े पहाड़ी मैदानों में, जिन्हें बुग्याल कहते हैं। गर्मियों के छोटे से मौसम में ये मैदान जंगली फूलों से खिल उठते हैं। नजारे तो बस कमाल के होते हैं। त्रिशूल और नंदा घूंटी जैसी बर्फ से ढकी चोटियां आसमान पर छाई रहती हैं। उनकी बर्फीली शान देखकर सिर झुक जाता है। लेकिन ये खूबसूरती एक धोखा है, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है, मौसम का कोई भरोसा नहीं, और मंजिल पर एक ऐसा डरावना, भयानक राज छुपा है जिसने रिसर्चर्स को सालों से उलझा रखा है। रूपकुंड में जो अवशेष मिले हैं वो सिर्फ धूप में सूखे कंकाल नहीं हैं, जैसे किसी रेगिस्तान में मिलते हैं। हिमालय की कड़ाके की ठंड और पतली हवा ने उन्हें कुदरती तौर पर महफूज रखा। हैरानी की बात है कि कुछ कंकालों पर अब भी मांस, बाल और नाखून तक मौजूद थे। ये एक भयानक मंजर था, वक्त में जम गई एक इंसानी तबाही की खामोश गवाही। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। अंदाजा है कि झील में और उसके आसपास 500 से ज्यादा लोगों के अवशेष हैं। ये सिर्फ कुछ बदनसीब लोग नहीं थे, बल्कि एक बड़ा ग्रुप था, जिनकी पहचान और मकसद राज में लिपटे हुए हैं। उनके आखिरी पल उस जगह की जमीन पर हमेशा के लिए छप गए हैं। कंकालों को पहली बार देखने पर कुछ दिलचस्प पर अधूरे सुराग मिले। ये अवशेष मर्दों, औरतों और कुछ बच्चों के भी थे, जिससे लगता है कि ये कोई अलग अलग तरह के लोगों का ग्रुप था, शायद कोई चलता फिरता समुदाय, ना कि कोई एक जैसी मिलिट्री यूनिट। कुछ लाशों के साथ पुराने कपड़ों के टुकड़े, चमड़े के जूते और लकड़ी का सामान मिला, जैसे कि लाठियां या डंडे। इन चीजों से किसी सफर का इशारा मिलता था, शायद कोई तीर्थ यात्रा या खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरता कोई व्यापारिक काफिला। लेकिन इन चीजों की सादगी से किसी खास कल्चर या सही हिस्टोरिकल पीरियड का पता नहीं चला, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स के पास जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े हो गए। हड्डियों को, खासकर खोपड़ियों को और ध्यान से देखने पर चोटों का एक जैसा पैटर्न दिखा। कई खोपड़ियों पर छोटे गहरे क्रैक्स थे, जैसे किसी गोल और सख्त चीज से मारा गया हो। ये एक बहुत जरूरी सबूत था। इससे पता चलता था कि ये लोग भूखमरी, बीमारी या आम बर्फीले तूफान से नहीं मरे थे, बल्कि ये किसी अचानक हुई हिंसक घटना की तरफ इशारा कर रहा था, जिसने उन्हें बेखबर पकड़ लिया। इन चोटों की वजह कई थ्योरीज का सेंटर पॉइंट बन गई, जो बाद में सामने आई जब साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस उनकी मौत की इस दुखद पहेली को सुलझाने की कोशिश करने लगे। मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स के आने से रूपकुंड का राज सुलझाने की नई उम्मीद जगी। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया गया हड्डियों की उम्र पता करने के लिए। शुरुआती नतीजों से पता चला कि यह घटना 9वीं सदी के आसपास हुई थी। ये एक बड़ा कदम था, जिसने इस हादसे को एक खास हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम में बांध दिया। इसके अलावा डीएनए एनालिसिस ने तो और भी उलझी हुई तस्वीर पेश करनी शुरू कर दी। अलग अलग कंकालों से लिए गए सैंपल्स में हैरान करने वाली जेनेटिक डिवर्सिटी मिली, जिससे लगा कि शायद सारे शिकार एक ही जगह के, एक जैसे ग्रुप के नहीं थे। और इस ऊंचाई वाले रहस्य में एक और परत जुड़ गई। नंदा देवी, जो इस इलाके की देवी हैं, उनकी छाया में रहने वाले आसपास के लोग रूपकुंड के कंकालों के बारे में अपनी अलग ही कहानियां बताते आए हैं। एक मशहूर कहानी है एक घमंडी राजा जस्थावल और उसके साथ चल रहे लोगों की, जिसमें उसकी गर्भवती पत्नी रानी बलम्पा और कई नौकर चाकर और नाचने वालियां भी थीं। कहा जाता है कि उन्होंने वहां के रीति रिवाजों को नजरअंदाज किया और अपने दिखावे और गलत व्यवहार से पहाड़ी देवी नंदा देवी को नाराज कर दिया। गुस्से में आकर देवी ने एक भयानक ओलों का तूफान भेजा, जिसमें लोहे जैसे सख्त ओले गिरे और उन सब की मौत हो गई। उनकी लाशें एक कड़ी चेतावनी बनकर वहीं रह गईं। पक्के साइंटिफिक सबूत मिलने से पहले हिस्टोरिकल थ्योरीज बहुत अलग अलग थी। कुछ विद्वानों का मानना था कि ये कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह
और उनके सैनिकों के थे, जो 1841 में तिब्बत के एक नाकाम अभियान से लौटते हुए हिमालय में मारे गए थे। लेकिन कंकालों के साथ मिला सामान 19वीं सदी के फौजी साझो सामान से मेल नहीं खाता था। एक और मशहूर थ्योरी ये थी कि वो किसी ट्रेड रूट पर निकले व्यापारियों का ग्रुप था, शायद सिल्क रोड नेटवर्क का हिस्सा, जो अचानक किसी मुसीबत में फंस गए। किसी एपिडेमिक के बारे में भी सोचा गया, लेकिन चोटों के निशान इससे मेल नहीं खाते थे। सबसे जबरदस्त साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो चोटों के फोरेंसिक एनालिसिस से भी मिलता है, वो एक भयानक ओलों के तूफान की तरफ इशारा करता है। शिकार लोगों की खोपड़ियों और कंधों पर एक जैसी गहरी चोटें क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओलों से लगने के निशान से मिलती जुलती है। इतनी ऊंचाई पर खुले में फंसे होने की वजह से बिना किसी बचाव के वो ग्रुप कुदरत के उस बेरहम कहर का पूरी तरह शिकार हो गया होगा। इस थ्योरी को काफी माना गया क्योंकि ये चोटों की वजह और घटना के अचानक होने को सही तरीके से समझाती थी। इससे आसमान से हुए एक डरावने, जिससे बचा न जा सके ऐसे हमले की जीती जागती तस्वीर बनती थी। लेकिन रूपकुंड की कहानी ने एक और दिलचस्प मोड़ लिया जब 2019 के आसपास कुछ नई और बड़ी डीएनए स्टडीज सामने आई। इन स्टडीज से पता चला कि सारे कंकाल 9वीं सदी की किसी एक ही घटना के नहीं थे। असल में वो कम से कम 2 या शायद 3 अलग अलग ग्रुप्स के थे जो अलग अलग वक्त पर मरे थे। एक ग्रुप तो वाकई 800 सीई के आसपास का था और साउथ एशियन एंसेस्ट्री का लगता था। चौंकाने वाली बात यह थी कि एक दूसरा ग्रुप जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, शायद ग्रीस या क्रीट का था, वो बहुत बाद में करीब 1800 सीई में मरा था। इस खुलासे ने एक ही घटना वाली थ्योरी को तोड़ दिया और रहस्य को कई गुना और गहरा कर दिया। आज भी रूपकुंड झील दुनिया भर से दिलेर ट्रेकर्स, रिसर्चर्स और अजीब चीजों में दिलचस्पी रखने वालों को अपनी तरफ खींचती है। सफर अब भी मुश्किल है, जो हिमालय के खतरनाक रूप का सबूत है। झील तक पहुंचने पर विजिटर्स को इसके अतीत की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। बिखरी हुई हड्डियां, वक्त के गुजरने की खामोश जमी हुई गवाह। ये जगह बहुत नाजुक है और इसे बचाने की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इंसानों की आवाजाही और क्लाइमेट चेंज इस अनोखे ऊंचाई पर बने कब्रिस्तान के लिए खतरा बन रहे हैं। इस असाधारण जगह को बेहतर समझने और बचाने की कोशिशें जारी हैं, जो सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल क्राइम सीन है। दशकों की इन्वेस्टिगेशन और कटिंग एज साइंटिफिक तरीकों के इस्तेमाल के बावजूद रूपकुंड ने अपने सारे राज अभी तक नहीं खोले हैं। अलग अलग जमानों और अलग अलग जगहों के कई ग्रुप्स का एक ही सुनसान जगह पर मरना इस पहेली को और भी गहरा कर गया है। 19वीं सदी में मेडिटेरेनियन के लोग हिमालय की इस वीरान जगह पर क्यों थे? उन्हें इस खास खतरनाक झील तक क्या चीज ले आई? इन नए सवालों ने और रिसर्च को बढ़ावा दिया है, जिससे इस पहले से ही उलझी हुई कहानी में और भी ट्विस्ट्स आने की उम्मीद है। ये झील अनसुलझे सवालों का भंडार बनी हुई है, एक ऐसी पजल बॉक्स जो सही चाबी का इंतजार कर रही है। रूपकुंड के किनारे खड़े होकर यहाँ मरने वालों से एक गहरा जुड़ाव महसूस किए बिना नहीं रहा जा सकता। तेज ठंडी हवा जैसे उनकी खामोश आवाजों को हम तक लाती है। ऊंची ऊंची चोटियां सदियों के फासले पर हुई त्रासदियों की बेपरवाह गवाह बनकर खड़ी है। यहाँ इतिहास, इंसानी कोशिशों और कुदरत की असली ताकत के सामने उसकी कमजोरी का एक साफ एहसास होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें झुका देता है, जिंदगी और मौत के बीच के पतले से पर्दे की याद दिलाता है, खासकर ऐसे बेरहम माहौल में। इन लोगों की कहानियां, उनकी उम्मीदें, डर और आखिरी पल हमसे खो गए हैं, फिर भी उनके जिस्मानी अवशेष हमें उन्हें याद करने पर मजबूर करते हैं। आखिर में रूपकुंड का आकर्षण उसके लगातार बने रहने वाले रहस्य में है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, कहानियां, साइंस और कुदरत एक ड्रामेटिक और दिल को छू लेने वाले अंदाज में मिलते हैं। ये कंकालों वाली झील एक डरावनी याद दिलाती है कि हमारी आज की मॉडर्न इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में भी ऐसी जगहें हैं जो अपने राजों को बड़ी सख्ती से छुपा कर रखती हैं और आसानी से कोई जवाब नहीं देती। रूपकुंड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये हर नई खोज, हर नई थ्योरी के साथ बदलती रहती है। ये हमें इशारा करती है कि हम खोजते रहें, सवाल पूछते रहें और उस अनजान ताकत पर हैरान होते रहें जो हमेशा रहने वाली बर्फ के बीच ऊंचाई पर छिपी है।